प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एलिमिनेशन टेक्निक बता। इस सीरीज में हमने लगभग एक साल के करंट अफेयर को कवर करने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पीछे, अगर आप लगातार हमारे इस शो के दर्शक हैं तो आपको पता है कि पीछे हमने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ सेक्शनों को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी इसमें साइंस, टेक, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और अन्य सेक्शनों की भी डिस्कशन जारी रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सीरीज में हम इलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं, जिसकी भूमिका यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने में बहुत महत्वपूर्ण। बेसिकली इलिमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है कि आप यूपीएससी के पैटर्न को, एग्जामिनर्स के माइंड को कितना समझते हैं। अगर आप एग्जामिनर के माइंड को, जो क्वेश्चन फ्रेम तैयार कर रहा है, यह समझ जाते हैं कि वह क्वेश्चन बनाते समय क्या सोच रहा होगा, तो यही बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक है। इसका मतलब है कि माइंड रीडिंग ऑफ एग्जामिनर्स इज एन एलिमिनेशन टेक्निक। तो इस सीरीज में मैं आपको यही बताने का प्रयास भी करता हूं कि आप भी क्वेश्चन को देखते ही कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे कम जानकारी के बावजूद सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित कर। अप्रत्याशित कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम अगर पहले दे चुके हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछता है। और वन लाइनर क्वेश्चन के संदर्भ में मैं अब तक बार बार आप लोगों को सुझाव दे चुका हूं कि अगर निश्चित रूप से आपको आंसर पता है तभी वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वरन वन लाइनर क्वेश्चन को आप जितना स्किप करेंगे आप उतने प्रॉफिट में रहेंगे, बिकॉज यहां पर गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन के संदर्भ में इस सावधानी को जरूर ध्यान में रखें। टेस्ट सीरीज लगाते समय भी सावधानी का अनुपालन करें, तो इससे आपको जरूर पता चलेगा कि आपके मार्क्स टेस्ट में भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है अप्रत्याशित कर। इसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। विंडफॉल टैक्स क्या है भाई? अप्रत्याशित कर और विंडफॉल टैक्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है। सेकंड कह रहा है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित अप्रत्याशित लाभ। तीसरा, सबका विश्वास योजना के तहत घोषित आय पर लगाया गया कर। चौथा, किसी कंपनी के बाहरी, कभी कभी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर। अब विंडफॉल कर या अप्रत्याशित कर के बारे में 4 स्टेटमेंट आ गए और संभावना है कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इन चारों में से कोई भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम केस में गलत हो सकता है। इसीलिए इसको अगर नहीं जानते हैं तो इससे आपको बचना है। बेसिकली विंडफॉल टैक्स एक टैक्स होता है जब कंपनियां कुछ अचानक से वैश्विक स्तर पर या देश में कोई अभूतपूर्व घटना घट गई, कोई आश्चर्यजनक घटना घट गई और इससे क्या हुआ कि कंपनियों ने बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए वर्तमान इन्वेस्टमेंट पर ही बहुत अधिक मुनाफा कमाने लगी और वह मुनाफा देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रतिकूलित है। तो ऐसे आय पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसी को अप्रत्याशित कर या विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। बेसिकली समझ लीजिए कि सरकार ने कुछ तेल रिफाइनरियों द्वारा, जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे ही रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ, पूरी दुनिया में तेल की डिमांड अचानक से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि विशेष करके यूरोप में डिमांड अचानक से बढ़ गई, क्योंकि रूस से जो तेल यूरोप जाता था, जो पेट्रोलियम निर्यात होता था, वह
अचानक से यूरोपीय देशों ने रूस से निर्यात को घटा दिया। तो रूस से निर्यात को घटा दिया तो अब भारतीय कंपनियों के पास मौका क्या था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में और क्वालिटी रिफाइनरी कंपनीज है। इन रिफाइनरी कंपनी ने क्या किया कि रूस से क्रूड पेट्रोलियम खरीदा या गल्फ से क्रूड पेट्रोलियम खरीदा और उसी क्रूड को अब इन्होंने, जो कि इनको इंडिया में देश के अंदर सप्लाई करना था, उसको और अधिक मुनाफे पर देश के अंदर सप्लाई नहीं करके बल्कि यूरोप में सप्लाई करना शुरू कर। तो इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर पेट्रोल की आपूर्ति या पेट्रोलियम की आपूर्ति प्रभावित हो गई, कम हो गई, लेकिन इन कंपनियों की आय में जबरदस्त उछाल देखा गया, बहुत अधिक मुनाफा देखा। अब सरकार ऐसे में इन पर रोक भी नहीं लगा सकती कि आप किसको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। तो सरकार ने एक मार्ग निकाला कि इन कंपनियों को जो अप्रत्याशित लाभ हो रहा था यूरोप में बेचने पर और भारत के मार्केट में जो तेल की कमी हो रही थी, उसी के अनुपात में इन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा, ताकि वो टैक्स के पैसे के भय से ये कंपनियां भारत के क्षेत्र में तेल की सप्लाई को जारी रख सकें। तो यही जो टैक्स लगाया गया, ये अप्रत्याशित टैक्स था, ये शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है और ये अप्रत्याशित टैक्स ही विंडफॉल टैक्स या अप्रत्याशित कर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि वर्तमान में हाल ही में भारत सरकार ने इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है और कारण आपको पता चल ही गया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण जो अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा हुई, उसके लिए टैक्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यह अप्रत्याशित कर है जो रूस यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित हो गया, ऊर्जा मूल्य वृद्धि से प्राप्त होने लाभ पर जो कर लगाया गया। ठीक है, ये बेसिकली इसकी परिभाषा दी गई है, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने इसकी परिभाषा दी है कि अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित अप्रत्याशित लाभ, इसी को कहा गया है अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ का मतलब है कि ऐसा लाभ जो कि बिना आपको इन्वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा कुछ लागत लगाए अगर आपको अचानक से लाभ हो जाए तो उसे अप्रत्याशित लाभ कहते हैं। तो ऐसे ही अप्रत्याशित लाभ पर जो कर लगता है उसको अप्रत्याशित कर और विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। तो यूपीएससी संभव है कि आपसे विंडफॉल टैक्स के बारे में पूछेगा, अप्रत्याशित कर उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हो सकता है यूपीएससी एज इट इज इंग्लिश ट्रांसलेशन वहां पर विंडफॉल कर को रख दे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क मेजर, ये त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा, ये बहुत अधिक चर्चा में रहा है। अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हैं, इकोनॉमी से जुड़ी जानकारियां लेते हैं, तो आपने इस न्यूज को बार बार पढ़ा होगा। यह है क्या भाई कि पहला स्टेटमेंट कहता है इस ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षित हस्तक्षेप को सक्षम बनाना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह ऐसा मेजर है, यह ऐसा फ्रेमवर्क ढांचा है जो आरबीआई को उचित समय पर इंटरफेयर करने का अधिकार देता है। सेकंड स्टेटमेंट, यह ढांचा विदेशी बैंकों सहित भारत में परिचालन करने वाले सभी बैंकों पर लागू हो, विदेशी बैंकों सहित। तीसरा, किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी बैंक का पुनर्निर्माण या विलय करने में सक्षम बनाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ा जोखिम आ गया तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो ढांचा है, यह आरबीआई को अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के सलाह से या अनुमोदन से उस बैंक का किसी दूसरे बैंक में विलय करे। ठीक है, बेसिकली ये न्यूज चर्चा में था जब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ था। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ तो लोगों ने आरबीआई पर सवाल उठाना शुरू किया कि आपके पास ऐसा मेजर है, आपके पास ये एक्शन लेने का अधिकार है, फिर भी आप समय पर एक्शन क्यों नहीं ले पाए। तो इस बात को देखते हुए आरबीआई ने अन्य दो और कोऑपरेटिव बैंकों के साथ इस मेजर को अपनाते हुए तत्काल उनके ऊपर एक्शन लिया और उनको असफल होने से बचा दिया, उनका किसी और बैंक में विलय भी करा दिया। अब प्रश्न बनना स्वाभाविक है यहां से, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर करंट अफेयर की घटनाएं हैं,
काफी चर्चा में रही हैं और इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो ऐसे घटनाओं में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो इतना आसान नहीं बनाया जाएगा। बेसिकली यूपीएससी का प्रयास रहेगा कि जो एक साल के अंदर की ऐसी घटना जो कि बहुत महत्वपूर्ण रही है, वहां से जो प्रश्न बने वो बहुत ही कठिन प्रश्न बने, मतलब कि वहां पर आपके नॉलेज का रियल टेस्ट होता है। तो ऐसे में इस बात को समझना आवश्यक है कि वहां पर आपको अपनी जानकारी पुख्ता रखनी है। आइए देख लेते हैं। तो पहला तो ये ठीक है कि इस ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना है। अब अगर इसको एलिमिनेशन करने की बात आती तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, इसमें कोई भी हार्ड फैक्ट भी नहीं है, बस कह रहा है कि उचित समय पर आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप। अरे भाई, उचित समय पर आरबीआई तो हर समय आरबीआई उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगा। ये अगर पर्यवेक्षित ढांचा हो या ना हो तो भी आरबीआई उचित समय पर हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। तो ये स्टेटमेंट तो मैक्सिमम केस में सही होगा। तो मैक्सिमम केस में जब वो सही होगा तो ये बी वाला ऑप्शन तो गायब हो गया और केवल 3 वाला भी ऑप्शन गायब हो गया। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1 और 2 और 1, 2 और 3 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ते समय ऐसा लग सकता था कि विदेशी बैंकों की बात की गई है, तो हो सकता है कि विदेशी बैंक वाला कंसेप्ट गलत, लेकिन ध्यान रखना है नहीं, भारत में अगर कोई बैंक काम कर रहा है और अगर वो फेल होता है, चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, तो वह इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय उस विदेशी बैंक में अपना खाता रखते हैं। अगर वो फेल होता है तो बहुत बड़े इंडियन का, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में अगर भारत में कोई विदेशी बैंक काम कर रहा है तो उसे आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो आरबीआई इस एक्शन के माध्यम से विदेशी बैंकों के परिचालन को भी कंट्रोल करता है कि वे भी अगर असफल होने लगे तो आरबीआई समय पर उन पर एक्शन ले सके। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट इसी से, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जैसे हमने सही माना, तुरंत ऑप्शन हमें सेकंड स्टेटमेंट को सही होने के लिए सिद्ध कर दे रहा। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट पे, क्योंकि 1 और 2 तो दोनों में सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी बैंक का पुनर्निर्माण और विलय करने में सक्षम बनाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई को अधिकार है, अगर सरकार, केंद्र सरकार उसे आदेश देती है तो आरबीआई किसी बैंक का अधिग्रहण और विलय कर सकती है। ये तो एक निश्चित अधिकार है ही आरबीआई के पास। आरबीआई किसी भी बैंक को, अगर कोई बैंक खराब स्थिति में पहुंच चुका है तो आरबीआई उसका अधिग्रहण कर सकता है, उसका विलय करा सकता है, उसके लिए कोई कठोर निर्णय ले सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो बैंकिंग क्षेत्र में कोई भी समस्या आएगी तो कठोर से कठोर फैसले लेने के लिए आरबीआई को आगे आना होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है? सही प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? डी। ये तो आपको जानना चाहिए था। अगर ऐसी कोई घटना न्यूज में हो रही है तो वो आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तब भी सही किया जा सकता है अगर आप थोड़े स्मार्टनेस के साथ चीजों को समझे, थोड़ा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके समझने का प्रयास करेंगे माहौल के अनुसार, तो चीजें आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगी। क्योंकि पहला ऑप्शन में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था और जैसे ही हमने पहला को सही माना अपने आप ही 2 ऑप्शंस गायब हो गए। 2 ऑप्शन जैसे ही गायब हुए हमारे आंसर में 50% हमने प्राप्त कर लिया। तीसरा ऑप्शन पढ़ने के साथ ही हमें क्लियर हो गया कि तीसरा बिल्कुल आरबीआई को बहुत अधिकार है ऐसे। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में अगर कोई भी रेगुलेटिंग एजेंसी के पावर की बात की जाए तो उनके पास बहुत अधिक पावर होता है। ठीक है, तो यहां पर ओवर थिंकिंग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करके आप ऑप्शन नंबर 2 को गलत कर सकते थे। ओवर थिंकिंग करके आप ऑप्शन नंबर 3 को भी गलत करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने संतुलित सोचा तो ये प्रश्न आसानी से बनने वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उचित समय पर बैंकों पर आरबीआई को पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। ठीक है, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 39A इसके तहत आरबीआई उसके बोर्ड को भी बैंक से अलग कर सकता है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन की ही धारा 45 में संशोधन करके रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी बैंक को
क्या कर सकता है, किसी बैंक का अधिग्रहण कर सकता है, किसी दूसरे बैंक में मिला भी सकता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि आरबीआई को कभी भी, आरबीआई के पास अधिकार है बैंकों के अधिग्रहण और उनको दूसरे बैंक में मिलाने के लिए, लेकिन आरबीआई पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके संदर्भ में यह अधिकार नहीं रखता है। मतलब आरबीआई पेमेंट बैंकों को और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को, पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, इनके संदर्भ में इनको मिलाने या फिर इनको समाप्त करने का अधिकार वर्तमान में नहीं रखता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोरा, लॉन्ग रेंज रेडियो तकनीकी, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि साइंस टेक के लिए आप लोगों को बहुत अधिक कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पिछले एक साल के करंट अफेयर में जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में चर्चा में रहा है, वो अगर आपने बढ़िया से कर लिया तो आपके साइंस टेक के प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे। आप लोग साइंस टेक को लेकर के बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, मुझे भी पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं बार बार बताना चाहता हूं कि साइंस टेक के लिए आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर बढ़िया से तैयार कर लीजिए, यही से आपके साइंस टेक के क्वेश्चन जो बनने वाले होंगे वो बन जाएंगे। और जो साइंस टेक के क्वेश्चन नहीं बनने वाले होंगे वो आप 2 साल का पढ़िए, 3 साल का पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, नहीं बनने वाले हैं तो नहीं बने। ठीक है, तो आइए देखिए, ये चूंकि यह टेक्नोलॉजी पिछले साल चर्चा में रही है तो यहां से प्रश्न बन सकता है। क्या है भाई कि लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी। अब प्रश्न पहला ऑप्शन कि लोरा तकनीकी फिजिकल लेयर में एक वायरलेस मॉड्यूलेशन तकनीक है जो सिर्फ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इसका उपयोग करके लंबी दूरी के संचार की अनुमति देता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, यह भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के रूप में बैंकिंग को दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक नया कम लागत वाला वित्तीय नेटवर्क विकसित किया है। जो IDRBT ये जो इंस्टीट्यूट है, ये किसकी रिसर्च विंग है, ये SBI की रिसर्च विंग है। ठीक है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट का है। थर्ड स्टेटमेंट कि लोरा उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जो उच्च बीट दर के साथ डेटा के छोटे हिस्से को प्रसारित करते हैं। ठीक है, चौथा, यह समर्पित रेडियो का उपयोग करता है, तब रेडियो वेव का उपयोग करता है और अन्य उपकरणों से हस्तक्षेप को सीमित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, साइंस टेक के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप में जानकारी बिल्कुल सीमित होगी, बल्कि नहीं होगी, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वे अपने अंदर कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए उस क्लू के आधार पर हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां पर दिया गया है कि IDRBT जो है वह SBI की इंस्टीट्यूट विंग है। SBI एक बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ा बैंक है, वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई रिसर्च विंग रखेगा, ऐसा संभावना लगता है? हो सकता है, डिनाई नहीं किया सकता है, लेकिन यहां पर अगर पूछा गया है तो इसका मतलब है कि यहां पर आप इलिमिनेट कहां कर सकते हैं, जहां पर कि निश्चित फैक्ट मिलेगा। पहले स्टेटमेंट में जो भी हमें दिखा वो बहुत ही टेक्निकल था, इसमें काफी टेक्निकल था, हमें समझ नहीं आया। लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमें एक फैक्ट मिला जो टेक्निकल नहीं था, जो बता रहा था कि यह इसकी SBI की एक शाखा है। तो जैसे ही हमने इसको गलत मारा, ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए। अब कह रहा है कि केवल 1 और 4 सही है या 1 और 3 सही है। इसका मतलब एक तो निश्चित रूप से सही है। अब हम लोग 50% पर तो पहुंच गए ना, 50% पे पहुंच गए। अब है कि लोरा उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जो उच्च बीट दर के साथ डेटा के छोटे हिस्से को प्रसारित करते हैं। और चौथा कहता है कि समर्पित रेडियो का उपयोग करता है और अन्य उपकरण से हस्तक्षेप को सीमित करता है। मतलब बाहर से अगर कोई इंटरफेयर करना चाहे डेटा ट्रांसफर में तो वह उस बाहर के हस्तक्षेप को कंट्रोल कर लेता है। तो ये वाला चौथा वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। और लोरा उच्च बीट दर के साथ डेटा के छोटे हिस्से को प्रसारित करता है। क्यों? बड़ा डेटा को नहीं प्रसारित करता, डेटा के बड़े हिस्से को भी प्रसारित कर सकता है लॉन्ग रेंज रेडियो तकनीकी।
तो यहां पर हमें थर्ड ऑप्शन में गलत होने की संभावना दिख रही है और चौथा सही हो दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन अगर आप खुद से कर रहे होते तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसको लेकर के बड़े कंफ्यूज होते कि इसमें बहुत ही टेक्निकल क्लिष्ट वर्ड यूज किए गए हैं और इसमें काफी टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको हो सकता है कि लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं हो, उसके बावजूद ऐसे प्रश्नों को सही किया जा सकता है, आसानी से सही किया जा सकता है। सिर्फ आपको वह फैक्ट पकड़ना है जहां पर कि गलत होने की संभावना। ठीक है, ये समझ में आ गई। इसको आप लोग घर पे जरूर पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट और इसके निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई एक रिपोर्ट आई है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, शिक्षा और सहायक सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में गिरावट आई है। कैसे भेदभाव? जो भी भेदभाव होंगे, लैंगिक भेदभाव होंगे, जाति संबंधी भेदभाव होंगे, धर्म संबंधी भेदभाव होंगे। कह रहा है कि शिक्षा और सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में जो भेदभाव होते हैं लोगों के बीच, उन भेदभाव में कमी आई है, डिस्क्रिमिनेशन में कमी आई है। थर्ड स्टेटमेंट, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म या जाति आधारित उप समूहों में शायद ही कोई अंतर। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि महिलाओं के साथ इतना अधिक भेदभाव अभी भी है जितना कि दो धर्मों दो जातियों में भेद नहीं है, उससे भी अधिक भेद पुरुष और महिलाओं में है। अब कह रहा है ऊपर दिए में से कौन सा सही है? तो सेकेंड स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि शहरों में जो धार्मिक या जातीय भेद होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, गांवों में रूढ़िवादिता अधिक होती है, शहरों में भेदभाव थोड़े कम होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट आसानी से हम समझ सकते थे कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बहुत अधिक है, यह भी सही है क्योंकि जितनी जाति और धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं उससे अधिक भेदभाव महिलाओं के साथ होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और पहला, अब ये सही है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आंसर कहां से निकालना है कि पहला में एक मिनिस्ट्री की चर्चा की गई है, यह मिनिस्ट्री है जिसने की यह रिपोर्ट जारी की। जैसे ही मिनिस्ट्री आए, कोई विभाग आए, किसी संगठन का नाम हो, यहां मैक्सिमम केस में विभाग संगठन के नाम की गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा आप जानते हैं। तो यहां पर अगर हम इस मिनिस्ट्री को गलत मारते हैं पहला, तो आपके दो ऑप्शन कट गए, केवल दो और तीन, और तीसरा ऑप्शन आपको पढ़ने के बाद सही महसूस हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा डी। अब जान लेते हैं इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट है क्या। बेसिकली भारत में जो ऑक्सफैम इंडिया एक संस्था है, ये ऐसे ही रिसर्च करती रहती है भारत में। तो जो ऑक्सफैम इंडिया है इसके द्वारा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई। इसमें इन्होंने बताया है कि महिलाओं को और हाशिए पर स्थित समुदायों को नौकरी के बाजार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं हैं या जो हाशिए पर स्थित समुदाय है, हाशिए पर स्थित का मतलब है कि जो दिव्यांग है, वृद्ध है या फिर जनजातीय समाज के लोग हैं, इनको मेन स्ट्रीम में भेदभाव का सामना करना। इन्होंने बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके संदर्भ में शिक्षा और सहायक सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में इनके खिलाफ भेदभाव में कमी आई है। शहरी क्षेत्र में शिक्षा बढ़ा है, सरकारी नीतियां भी इनके अनुकूल रही हैं, इसीलिए शहरी क्षेत्र में एससी एसटी का भेदभाव बहुत ही रेयरेस्ट देखा जाता है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि हो सकता है कि आप खुद एससी या एसटी कम्युनिटी से होंगे, या फिर आपके दोस्त होंगे जो कि एससी एसटी कम्युनिटी के होंगे, आपको उनमें बहुत अधिक भेदभाव नहीं होता होगा, आपस में आप एक दूसरे के साथ घूमते होंगे, खेलते होंगे, खाते होंगे, पढ़ते भी होंगे, यहां भेदभाव सीमित है। लेकिन गांवों में भेदभाव अभी भी होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहता है ऐसा। फिर महिलाओं के संदर्भ में कहता है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म और जाति आधारित भेदभाव भी उतना नहीं है जितना कि महिलाओं के साथ पुरुष महिला का भेदभाव। इन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुष का भेदभाव 2004-05 में और 2019-20 में बढ़ा है,
अब 2004-5 में क्यों बढ़ा ये तो उस समय की सर्वे बताएगी, लेकिन 2020 के बाद जो भेदभाव बढ़े इसके पीछे का कारण क्या है कि 2020 के बाद से कोरोना महामारी आई। तो कोरोना महामारी के बाद बहुत अधिक महिलाओं और पुरुषों के रोजगार छीने गए, उनमें से महिलाओं के रोजगार अधिक छीने गए। बाद में जो काम पर लौटने की स्थिति आई तो उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पुरुषों को वापस काम पर आने में अनुकूलता हुई, जबकि महिलाएं पुनः वापस पूर्ण संख्या में काम पर वापस नहीं लौट सकी, क्योंकि कंपनियां घाटे में चल रही थी। तो कंपनियों ने जब निश्चित ही एम्प्लॉय को रखना था तो उन्होंने महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को तवज्जो दिया और पुरुषों को ही अधिक नौकरी। ठीक है, तो इसीलिए महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ा है, ऐसा रिपोर्ट कहता है ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट। ठीक है, तो आपके साथ इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आप ये पूरा रिपोर्ट जान गए तो ये तो और अच्छी बात है कि अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको सही करने की स्थिति में होंगे। साथ ही आप ये भी जान गए कि ऐसे प्रश्नों को सही कैसे करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन है, अट्टर पूजा वेलायुधा पडिक्कर, ए वी पणिक्कर। लोगों ने शायद पढ़ा होगा ए वी पणिक्कर, अब कितना पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन समाज सुधार आंदोलन में जब आप पढ़ते हैं तो इनका नाम भी पढ़ा जाता है। अब इन्हीं के बारे में क्वेश्चन है कि वह केरल में 19वीं शताब्दी के कुरिचिया समुदाय के एक समाज सुधारक। ठीक है, सेकंड, पणिक्कर ने उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती दी और पुरुषों और महिलाओं दोनों के जीवन में बदलाव। तीसरा स्टेटमेंट, उन्होंने महिलाओं के लिए ऊपरी शरीर का कपड़ा पहनने और उसके अधिकार के लिए अच्छी पूदो समरम हड़ताल का आयोजन किया। चौथा स्टेटमेंट, उन्होंने प्रथम कथकली योगम की स्थापना भी कराई। ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है? अब आप लोग बेसिकली जो समाज सुधार आंदोलन के अब वैसे नेता जो कि अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं रहे हैं, जो कि जिन पर कि अभी तक यूपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है, उन पर भी प्रश्न पूछने की अब प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे में समाज सुधार के जो प्रचलित नेता रहे हैं उनके बारे में तो जानकारी आप रखिए ही रखिए, लेकिन ऐसे नेता जिन्होंने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है लेकिन इनके बारे में जानकारी बहुत सीमित रहती है और जिनको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ा गया है, उन पर भी अब प्रश्न बनने लगे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि जो पणिक्कर साहब थे, बेसिकली इन्होंने ये केरल में जो इझवा जनजाति, आप सभी जानते होंगे, केरल में एक जनजाति थी इझवा जनजाति। ठीक है, इझवा जनजाति के थे और इझवा जनजाति के ही एक उप समुदाय कुरिचिया समुदाय से बिलोंग करते थे और इन्होंने केरल में समाज सुधार आंदोलन को गति दी। इन्होंने वहां पर शिव मंदिर बनवाए और उस मंदिर में सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति। इन्होंने वहां पर ऊंची जातियों का जो वर्चस्व था उसको कंट्रोल करके और पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर अधिकार दिलाने की पैरवी की। केरल में आप सभी जानते हैं कि पहले केरल में महिलाओं पर स्तन टैक्स लगता था, उनको स्तर नहीं ढकने दिया जाता था जो नीची जाति की महिलाएं होती थी। तो इसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किए और उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार दिलवाया। साथ ही इन्होंने कथकली योगम ये कथकली का योग स्वरूप है, उसकी स्थापना की और इसके माध्यम से कथकली को भी एक नया जीवन प्रदान किया। कथकली में भी एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस। तो ये बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। बाद में फिर इनको कुछ जो कि कट्टर लोग थे उन्होंने बाद में फिर इनकी हत्या भी कर दी। हालांकि इनके प्रयासों से ही केरल में इझवा समुदाय का बहुत अधिक उत्थान हुआ। अभी चर्चा में क्यों है कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, मलयालम फिल्म पाथन पत्थन उटाडू, और इसमें
केरल के इजावा 19वीं सदी के समाज सुधारक जो थे एवी पनिकर, इनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है, तो इसीलिए चर्चा में आ गए हैं। तो अब प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए, साथ ही पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए घुटनों के ऊपर जो कपड़ा नहीं पहनना था उसके लिए अचीप पुद्दव समरम हड़ताल किया, ठीक है, और फिर महिलाओं को और भी अधिकार दिलाने के लिए नथनियान या आभूषण पहनने के लिए भी इन्होंने वहां पर हड़तालें की। तो ऐसे अगर कोई नेता है जो किसी समुदाय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, तो ऐसे नेताओं के बारे में, ऐसे समाज सुधारकों के बारे में आपकी जानकारी को विस्तार दीजिए और ऐसे जाति से जुड़े हुए प्रश्नों को भी आप आने की संभावना जता सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों के लिए भी आगे तैयार रहिएगा कि इन पर यह प्रश्न बन सकता है। तो इनके बारे में चारों के चारों कथन क्या है, सही है, और इन्होंने ये सारे काम किए हैं, तो इनको आप लोग डिटेल में जरूर जान लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का भी रखा जाता है, ताकि आपको यह बताया जा सके कि यूपीएससी एग्जैक्टली किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाती है और यूपीएससी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको क्या पढ़ के जाना, ठीक है। 2020 और 2021 और 22 के क्वेश्चनों को हमने कर लिया है, अब 2020 का क्वेश्चन चल रहा है। आइए देखते हैं। वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आप कहीं से भी इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स जरूर पढ़ के जाइए। पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी किताब होती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रक्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न 2-3 प्रश्न आएंगे आपके साथ। इसीलिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में 2023 का इकोनॉमिक सर्वे का क्लास कराया गया है, वहां भी जाकर के आप उस सीरीज को देख सकते हैं। 11 या 12 वीडियो होंगे, उससे आपकी पूरी इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाएगी। उसको फास्ट स्पीड में करके आप जल्दी खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं जानते तो इस प्रश्न को सही नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कैसे, कहां से एलिमिनेट कर सकते थे। पहला स्टेटमेंट कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। अब ये कह रहा है कि भारत जो माल का निर्यात करता है उससे अधिक आयात करता है। अब चलिए, मैंने माना कि शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चौथा, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हुआ। अब देखिए, 4 स्टेटमेंट हो गए। अब मुझे लगता है कि आप अगर थोड़े से सिंसियर स्टूडेंट हैं तो इनमें से आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। देखिए, अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि भारत का लोहा, इस्पात, रसायन और उर्वरक और मशीन, इनके आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। भाई, भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। भारत में अभी बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, खेतों में भी खूब अधिक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में इनकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? इनकी डिमांड बढ़ेगी, और पूरा प्रोडक्शन भारत अकेले कर नहीं सकता है सप्लीमेंट। तो ऐसे में भारत निर्यात को बढ़ाएगा या आयात को बढ़ाएगा? ऑब्वियस भारत की आयात बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि इनमें आयात में कमी आई है, तो इसका मतलब कि 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 2 नंबर स्टेटमेंट गलत किया आपने, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा केवल 3, और केवल 1, 3 और 4। केवल 3 निश्चित रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि और भी स्टेटमेंट सही होंगे। आपका आंसर निकल जाएगा केवल 1, 3 और 4। इसका मतलब 2 आप आसानी से गलत कर सकते हैं। थोड़ी सिंसियरिटी के साथ अगर आप देखते तो आसानी से ऑप्शन को इलिमिनेट किया जा सकता है। अब अगर पहले ऑप्शन को देखिए, बल्कि आप थर्ड ऑप्शन को देखिए, तो थर्ड ऑप्शन तो दोनों में कॉमन है, तो थर्ड तो सही है। अब चौथा स्टेटमेंट है कि भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है।
ये 2002-3 के बाद से लगातार भारत चालू खाते के घाटे में रहा है और ये सभी जानते हैं। हालांकि कोरोना के काल में भारत ने फिर से चालू खाते में भी व्यापार अधिशेष को इंट्रोड्यूस किया है, व्यापार अधिशेष को प्राप्त किया है, लेकिन ये कोरोना काल के बाद की बात हो रही है, जबकि यह प्रश्न 2020 का है। तो अगर आप इसको नहीं भी जानते तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऐसे ही यूपीएससी के प्रश्नों को अगर कॉन्फिडेंस के साथ सही करना है तो इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लीजिए, लेकिन एलिमिनेट फिर भी किया जा सकता है अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो आपका भरोसा अधिक मजबूत रहेगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे का मार्केट में कहीं क्रक्स पतला सा मिलेगा 10-15 पेज का, तो वो पढ़ लीजिए, या अगर नहीं पढ़े तो निर्माण आईएएस के चैनल पे जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस पढ़ी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे भी आप अब सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गैर लाभकारी उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस लिए है कि जो वैश्विक भ्रष्टाचार प्रमोट होते हैं उनको रोकने का प्रयास करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में यह प्रश्न है, तो यहां ऑप्शन बनाते समय आपके नॉलेज को हम लोगों ने ज्यादा तवज्जो दिया है। आइए जान लेते हैं। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वह उसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। वो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भ्रष्टाचार है, वैश्विक भ्रष्टाचार है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको कम करना, ठीक है। और इसके उल्लेखनीय प्रकाशन क्या है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स या दोनों प्रकाशन किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किए, ठीक है। और हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थिति और खराब हो गई। मतलब कि दुनिया के देशों में अभी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 180 देशों के संदर्भ में सूचकांक जारी किया। इसमें बताया है कि जो भारत का रैंक है वह वर्तमान में 85 है, 85वां है स्थान पर, 2020 का जो सूचकांक आया था। और शीर्ष देश कौन से हैं, तो शीर्ष देश हमेशा मैक्सिमम टाइम में डेनमार्क रहता है। शीर्ष 3 में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। ध्यान ये रखना है कि भारत जो इस सूचकांक में रहता है उसमें साउथ एशिया में सिर्फ भूटान को छोड़ करके सभी पड़ोसियों को इससे नीचे स्थान दिया गया। इसका मतलब है कि भारत के, भूटान को छोड़ करके भारत के जितने पड़ोसी हैं वहां पर भ्रष्टाचार का स्तर भारत से अधिक है। इसका मतलब है कि भारत में भ्रष्टाचार में कमी आई है, ठीक है। ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये रिपोर्ट कहता है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही है, ठीक है। तो आपको ये जान लेना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में कि अब बर्लिन में स्थित है। उद्देश्य हमने जान लिया, ये 2 रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में इसके क्या विचार है यह भी आपको जानना है। साउथ एशिया के संदर्भ में इसने क्या बताया है भी जान लेना है। और दुनिया में शीर्ष देश कौन है ये जान लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, UNISDR। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह दिसंबर 1998 में बनाया गया था। यह प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के सचिवालय का उत्तराधिकारी, मतलब उसका अगला अल्टरनेटिव है। सेकेंड, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रणनीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, शॉर्ट में आपदा को कम करने के लिए। थर्ड,
यह आपदा न्यूनीकरण जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट किस पर? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है UNISDR के द्वारा। अब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर आपको जानना चाहिए कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स थे, यहां पर हमें कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं मिला। जबकि जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें दिसंबर 1998 करके एक फैक्ट मिल गया। जैसे ही फैक्ट मिला, फैक्ट गलत होने की संभावना होती है, पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है, तो 2 और 3 आंसर होंगे, इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो संस्था है बेसिकली ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण बात है, यह संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है उसी से जुड़ी हुई ये संस्था है, ठीक है। और इसके कार्य क्या है कि इसी के प्रयास से वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई जो कि आपदा न्यूनीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क है जो 2015 से 2030 के लिए संचालित की जा रही है। इससे पहले 2000 से 2015 तक के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क संचालित किया गया था। उसके बाद 2015 से 2030 तक के सेंडाई फ्रेमवर्क है जो पूरी दुनिया को बताती है कि आप अपने यहां आने वाले आपदा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क का भी संचालन UNISDR के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने इतना जान लिया। आप लोग डेली इस सीरीज को देखते रहें और उम्मीद करते रहें, मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इसके नियमित दर्शक हैं तो आप एग्जाम हॉल में बाकियों की तुलना में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी नियमित देखते हैं इस सीरीज को वे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन अधिक जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो कि आपका ट्रेडिशनल एरिया है जहां की आप अच्छा करते हैं उससे भी 10 क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा कर लेंगे अगर आप नियमित रूप से देखते हैं, नियमित रूप से हमारी एलिमिनेशन टेक्निक पर काम भी करते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें और कमेंट करके बताते रहें कि प्रयास कैसा लगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।